हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी टॉपिक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड की बात की जो कि हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब इसकी क्या क्या रिएक्शंस है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, इसको हमने फ्लो चार्ट की मदद से समझ लिया। फिर हम बात कर रहे थे अपने नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में जो कि है पोटेशियम परमैंगनेट। कैसे इसकी प्रिपरेशन की जाती है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, हम क्या करते हैं, KMnO4 में क्या डालते हैं, ये फ्यूजन मिक्सचर डालते हैं MnO2 में, तो हमें क्या मिलता है K2MnO4। फिर हम ये जो MnO4 2 नेगेटिव है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं मैग्नेट आयन कहते हैं, तो मैग्नेट आयन को एसिडिफिकेशन से हम क्या बना लेते हैं, पर मैग्नेट बना लेते हैं। लेकिन बच्चों, इस रिएक्शन में यहाँ पर क्या होता है, यील्ड कम होती है, इसीलिए हम दूसरा मेथड अपनाते हैं जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन हम करते हैं, ठीक है, और हमारा पर मैग्नेट जो है वो बन जाता है। चल, फिर हमने बात की थी कि जो मैग्नेट है और पर मैग्नेट है दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल। कौन से हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दिख रही है हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चल, अब बात करते हैं, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि जो मैग्नेट आयन है ये होता है ग्रीन कलर का और ये जो पर मैग्नेट आयन है ये होता है पर्पल कलर का। दोनों ही टेट्राहेड्रल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण। ठीक है, दिख रहा है ना sp। चलिए, तो हम बात कर रहे थे मैग्नेट और पर मैग्नेट आयन में डिफरेंशिएट अगर हम देखें तो क्या है। देखो, ये जो मैग्नेट आयन है ये ग्रीन कलर का है, पर मैग्नेट है पर्पल कलर का। तो ये जो मैग्नेट आयन है ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है और ये जो पर्पल वाला आयन है जो कि पर मैग्नेट आयन है ये हमारा डायामैग्नेटिक है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक है। ठीक है, अब तीसरी चीज ये है कि ये जो हमारा मैग्नेट आयन है ये डी ट्रांजिशन शो करता है। ठीक है, डी ट्रांजिशन शो कर रहा है जिस वजह से कलर है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जो ये वाला है नॉट, ये डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा, लेकिन इसमें फिर भी कलर है जबकि डी ट्रांजिशन शो नहीं कर रहा। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि डी ट्रांजिशन जो भी शो करेगा उसमें कलर आता है। क्यों आता है, क्योंकि डी ट्रांजिशन में होता क्या है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्प्लिटिंग होती है। फिर नीचे से जो ऑर्बिटल जो ग्राउंड स्टेट से क्या करते हैं ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, एनर्जी अब्सॉर्ब करके एक्साइट होता है। ठीक है, फिर वहां से एनर्जी वापस एमिट करता है। तो जब ये एनर्जी को एमिट करता है, ठीक है, तो अगर ये विजिबल रीजन में एमिट करता है तो हमें कलर दिखाई देता है। तो यहाँ पर डी ट्रांजिशन से ऐसे ही हमें कलर दिखाई देता है मैग्नेट आयन में। लेकिन पर मैग्नेट में तो डी ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं ना कि ये पर्पल कलर का है। तो ऐसा क्यों है, ये किस वजह से पर्पल कलर का है, ये है बच्चों चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से इसमें क्या होता है, कलर होता है। कैसे होता है चार्ज ट्रांसफर, इस ऑक्सीजन से Mn पर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, जिस वजह से देखो एक लेवल में उसका होगा, एक लेवल में इसमें कलर होगा, तो इस लेवल से इसमें जाएगा, फिर जब वो एमिट होगा, ठीक है, तो बाद में क्या करता है वो कलर शो करता है। बाकी चार्ज ट्रांसफर को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, अब दूसरी बात है, यहाँ पर ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक हमें पता कैसे चला, अगर हम Mn की बात करें तो Mn की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2 +6 में अगर है ना, Mn +6 में अगर है तो क्या होगा 3d1। डी में क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, वो कैसा है, अनपेयर्ड। ठीक है, तो जहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। वैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 है। ठीक है, Mn अगर +7 स्टेट में है, +7 में है अगर Mn, ठीक है, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ, 5 0 होंगे। ठीक है, तो डी में यहाँ पर कितने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड की तो बात ही नहीं आती, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कैसा नेचर का है, ये डायामैग्नेटिक नेचर का है।
ठीक है, इतना ध्यान रखना है यहाँ पे। चलो, इतना आपको ध्यान रखना है मैग्नेट और पर मैग्नेट में। ठीक है, यहाँ पर डीडी ट्रांजिशन से कलर शो हो रहा है ग्रीन, जबकि पर मैग्नेट में कलर है पर्पल, इसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। ठीक है, बाकी जैसे Cr272 नेगेटिव में हमें पता है कलर, तो वहां पर भी चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है, उसकी वजह से कलर है। तो काफी सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब आपको ये पॉइंट्स करने हैं नोट। या तो आप इस तरीके से बना लो, दो अलग अलग कॉलम बना के, एक कॉलम में एक को डिस्कस कर लो, एक कॉलम में एक को डिस्कस कर लो। ठीक है, चलो अब आप इनको नोट कीजिए, फिर हम इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट की। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। बात कर लेते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। चलो हेडिंग डालिए। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एक ही इसकी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या है वो इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी? ये देते हैं पर्पल कलर क्रिस्टल। कौन होते हैं पर्पल कलर के क्रिस्टल? KMnO4। ठीक है, चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हीटिंग इफेक्ट। चलो हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जब KMnO4 को हीट किया जाता है, ठीक है, ये बनता है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। ठीक है, ये जो होता है ये होता है ग्रीन कलर का K2MnO4। कैसे कलर का है ये? ग्रीन सॉलिड होता है। कैसा होता है? ग्रीन सॉलिड। इतना आपको, ठीक है, इसको हीट किया जाता है 512। ठीक है, तो जब इसको 513 केल्विन पर किया जाता है तो ये ब्रेक होता है K2MnO4 में, ठीक है, MnO2 में। और रिएक्शन बैलेंस नहीं, तो रिएक्शन आप बैलेंस कर लेना, आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, बैलेंस ही है रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। तो आप, ये है इसका हीटिंग इफेक्ट। अच्छा, ऐसा ही कुछ हीटिंग इफेक्ट हमने किसमें पढ़ा था? Cr2O7, जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात कर रहे थे, वहां पर भी हमने यही हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था। वहां पर भी कुछ ग्रीन सॉलिड बन रहा था, ग्रीन सॉलिड, है ना। चलो, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको कंपेयर करना है दोनों को। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, जो कि है डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंपली acidic solution of KMnO4 decomposes as, यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन है हमारे पास ये है हमारे पास रिएक्शन। ठीक है, तो इसका एसिडिक सॉल्यूशन ऐसे डिकम्पोज। अच्छा, इस रिएक्शन को अगर हम हल्की सी भी हीट देते हैं, हल्का सा भी हीट देते हैं, तो ये जल्दी जल्दी होती है। ठीक है, बहुत फास्ट रिएक्शन है। अब दूसरी चीज ये, हम इसमें कभी भी क्या करते हैं, अगर इसमें हल्की सी भी सनलाइट आएगी तो रिएक्शन और फास्ट होने लगेगी और जल्दी डिकम्पोज होने लगेगी। तो इसीलिए आपने हमेशा देखा होगा कि MnO4 को हमेशा डार्क कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है। क्यों स्टोर करके रखा जाता है? ताकि फर्दर ये
आगे रिएक्शन ना होती रहे, ठीक है, इसीलिए डार्क कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है। चलिए इतना क्लियर है। तो ये सिंपल से हमारी रिएक्शन है, इजी रिएक्शंस हैं ये तो सारी, ठीक है, इतना आपको अब नोट कर लेना है। चलिए अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, कौन सी रिएक्शन, ये जो रिएक्शन अभी हमने पढ़ी, ठीक है, ये रिएक्शन विदाउट हीटिंग सेल्फ डिकम्पोज होती है, ठीक है, जो कि अभी हमने डिकम्पोजिशन की रिएक्शन की बात की थी। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होती है, सेल्फ डिकम्पोज होती है विदाउट हीटिंग। इसमें अगर हल्की सी भी सनलाइट तो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होने लगेगी और बहुत जल्दी जल्दी डिकम्पोज होगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए जब हम कह रहे हैं दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय सनलाइट, ये रिएक्शन सनलाइट द्वारा कैटलाइज की जाती है, इसीलिए therefore we kept KMnO4 in dark container। इसीलिए आपने जब ये भी देखा होगा लैबोरेटरी में KMnO4 जो है हमेशा डार्क कंटेनर में ही स्टोर किया जाता है, ठीक है, या वी स्टोर या वी कैप्ट जो भी आपको लिखना है। अगला है हमारा ऑक्सीडाइजिंग नेचर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3 जो कि है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अच्छा ये वाली जो प्रॉपर्टी है, क्या ये प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ रहे थे K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो उसमें भी थी ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें पढ़ना है। अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर को थोड़ा डिटेल में तो हमें पढ़ना है ही, थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो रिएक्शन है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरह से, ठीक है, तो एक मीडियम में यहाँ पर बन रहा है Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर बन रहा है MnO2+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर बन रहा है MnO4 2 नेगेटिव +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। अगर इनका NF कैलकुलेट किया जाए, NF कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से मीडियम में ये रिएक्शन हो रही है, चलो तो ये रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में हो, ऐसे होगा, एसिडिक मीडियम में कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, MnO4 नेगेटिव से Mn+2 में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये है बच्चों +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, इसे हमने पढ़ लिया था ना पर मैग्नेट आयन। चलो फिर यहाँ पर है ये न्यूट्रल मीडियम में, ये स्लाइटली एसिडिक बोल लें, न्यूट्रली बोल लें, स्लाइटली एसिडिक बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है ये बेसिक मीडियम, ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं। दूसरी चीज ये है, अगर हमें एन फैक्टर इनका कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 यहाँ पर 2 में हो रहा है, तो चेंज कितने का आ रहा है 5 का, तो एन फैक्टर हो गया यहाँ पे 5, यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है 3 का, यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है 1 का, तो ये हो गया इनका एन फैक्टर भी यहाँ पर कैलकुलेट, ठीक है। इस तरह तो ये है इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये होते हैं। अब दूसरी चीज क्या है, इसकी कुछ रिएक्शन हमें, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाली, जैसे कि हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट में कुछ रिएक्शन देखी थी Fe2+ को Fe3+ में कैसे चेंज हो रहा है,
है ना। H2S S में कैसे चेंज हो रहा है ये हमने बात की थी वहां पर। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ रिएक्शंस हमें देखनी है। देखो वैसे तो वहां पर हमने बैलेंसिंग वगैरह सब सीख लिया था, ठीक है। कुछ रिएक्शन जो यहाँ पर डिफरेंट है वो यहाँ पर देखेंगे हम। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखना जरूरी है, जैसे कि KMnO4 is a strong oxidizing agent and can oxidize, क्या ऑक्सीडाइज कर सकता है। पहला है हमारा Fe2+ से Fe3+ SN+2 से SN+4। अगला है हमारा CrO4 से CO2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा SO2 से SO4 नेगेटिव। थर्ड है हमारा I नेगेटिव से I2, ठीक है। तो और भी बहुत सारे होते हैं जिनमें ये क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज करते हैं। अब इतना हमें समझ में आया है, तो पहले आप इनको नोट कर लीजिए, फिर कुछ एग्जांपल देखते हैं। कुछ एग्जांपल हम जैसे पहले भी देख चुके, तो सेम वैसे ही हमें यहाँ पर करना है। फिलहाल आप पहले इतना नोट करो, ठीक है। चलो इसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, थर्ड वन, इसको देखते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे बनेगी देखो। C2O4 2 नेगेटिव पे किसमें करना है हमें, CO2 में, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगी। तो सबसे पहले C2O4 2 नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स Mn+2 प्लस CO2 प्लस H2। ये तो हो रहा है ना, MnO4 से Mn+2 बन रहा है और C2O4 से CO2 बन रहा है, यही तो बन रहा है, ठीक है। चलो पहले इतना नोट कीजिए। चलो फिर हम कैसे करते थे, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो यहाँ पर तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर ये आ जाता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। वैसे यहाँ पर ये Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये हमें पता है, ठीक है। ये क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। चलो तो क्या देखते हैं कितने का चेंज आ रहा है, यहाँ पे 7 में, यहाँ पर 2 में, कितने का चेंज आया, 5 का, ठीक है। और यहाँ पर ये +3 में, यहाँ पर ये +4 में, तो 1 का चेंज है। लेकिन यहाँ पर C कितने हैं, 2 है, तो 2 कर देंगे, ये हो गया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि इस वाले का मल्टीप्लाई Mn वाले में और Mn वाले का मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे ही तो करते थे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिख रहा है हमें, ये आया हमारा 5 C2O4 2 नेगेटिव प्लस Mn में आया 2 MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स Mn+2 प्लस CO2 प्लस H2। कैलकुलेट कर लेंगे, 5 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 5 2 जा 10, टोटल C कितने हैं, 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 C हो गए, ठीक है। Mn की बात करते हैं, Mn यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2 Mn भी यहाँ पर होगा, ठीक है। चलो तो C बैलेंस है, Mn बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8, यानी कि 28 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर अगर 10 2 जा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 8, 28 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की बात करते हैं, 8 2 जा 16 हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गया 16 हाइड्रोजन, हो गई रिएक्शन बैलेंस। क्लियर है, समझ में आया कैसे कैसे हमने बैलेंस किया है।
+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ देखा जाए तो कितने का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है, लेकिन 2 वो है, तो टोटल कितना हो गया 2। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम इनका कर लेते हैं, तो n फैक्टर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं और रिएक्शन को बैलेंस। ठीक है, अब रिएक्शन करेक्टली बैलेंस है। देखो कार्बन चेक करो, इधर 10 है, उधर भी 10 है। ऑक्सीजन चेक करो, 5 4 20, 4 2 8, यानी कि 28 ऑक्सीजन इधर है। उधर चेक करो, 10 2 20 और 8 28 ऑक्सीजन उधर भी है। हाइड्रोजन की बात करें तो 16 हाइड्रोजन इधर है, 8 2 16 हाइड्रोजन भी इधर है। ठीक है, आप चाहे तो चार्ज बैलेंस करके भी देख सकते हो, है ना। आप चेक करना है अगर रिएक्शन, तो चार्ज बैलेंस करके हम चेक कर सकते हैं। ये हमें समझ में आ गया। अच्छा, होमवर्क में आप इस वाले को करके आएंगे, वैसे हमने पहले किया हुआ है ये वाला, है ना, लेकिन वहां पर हमने किसके लिए किया था, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पोटेशियम परमैंगनेट की बात कर रहे हैं, तो आप इसे भी क्या कर सकते हो, ऑक्सीडाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।